आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आपको मनोज जागलान ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए उपस्थित हूं और आज हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो भारत के सामान्य परिचय की यदि हम बात करते हैं तो हमारे सामने सीधी सी बात यही आती है कि हमारे देश के संवैधानिक दृष्टि से कितने नाम हैं। हमारे देश के संवैधानिक दृष्टि से दो नाम हैं, भारत और इंडिया। 26 जनवरी 1950 को जो हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उस संविधान में लिखा गया कि हमारे देश को दो नामों से जाना जा सकता है, एक भारत और एक इंडिया। इसके अलावा प्राचीन काल में भारत के अनेक नाम रहे, उनको भी मैं अभी आपको बताता हूं। उससे पहले हम भारत की स्थिति की जानकारी लेते हैं कि भारत कहां स्थित है। तो भारत पृथ्वी पर कहां स्थित है। आपको पता है ये पृथ्वी होती है, पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, और फिर 0 डिग्री देशांतर के द्वारा इसको पुनः दो भागों में बांटा जाता है, ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी। तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और आप यदि भारत को देखते हो तो भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के मध्य स्थित है। और देशांतर की बात करो तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य स्थित है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे भारत इस 0 डिग्री से ऊपर 8 डिग्री से शुरू होता है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में स्थित है, मतलब यहां स्थित है भारत। देशांतर की बात करें तो ये 0 डिग्री देशांतर जो होता है, इसके भारत कहां स्थित है? तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है। तो यहां से भारत 68 डिग्री से 97 डिग्री यहां होती है, इसका मतलब भारत यहां स्थित है। और ये जो स्थान है ये पृथ्वी पर कहां है? तो 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर है, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में है, और 0 डिग्री देशांतर से दाएं हाथ की तरफ यानी पूर्व की ओर है, इसका मतलब पूर्वी गोलार्ध में। इस प्रकार भारत पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह तो बात हो गई पृथ्वी की। अब इसके बाद हम देखेंगे कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में कहां स्थित है। तो आप पहले थोड़ा मानचित्र देखें। ये अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र होता है ऐसे, और इसी अफ्रीका से यहाँ हमारा भारत एशिया महाद्वीप जुड़ा होता है, और ये हमारा भारत देश होता है। इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया होते हैं। यहाँ जापान होता है, और ये रूस होता है, और ये आपका यूरोप महाद्वीप होता है। इस प्रकार ये महाद्वीप होते हैं 3। तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ यूराल पर्वत होता है, यहाँ से यूराल नदी निकलती है जो कैस्पियन सागर में गिरती है। फिर यहाँ से आपका भूमध्य सागर तक ये महाद्वीप होता है यूरोप। ये आपका महाद्वीप होता है अफ्रीका, और ये एशिया, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। उस एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। और इस एशिया महाद्वीप में भारत की बात करें कि भारत कहाँ स्थित है, तो आप देखें इसको बराबर दो भागों में बांटे, तो ये उत्तरी और ये दक्षिणी। इस प्रकार भारत दक्षिणी एशिया में स्थित है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन सोल्व हुआ कि पृथ्वी पर भारत कहाँ स्थित है। तो पृथ्वी पर भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और एशिया महाद्वीप में भारत कहाँ है? तो साहब एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिणी एशिया में स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के प्राचीन नामों की। तो आपको पता है कि भारत को प्राचीन काल में आर्यवर्त नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? आर्यवर्त। क्यों जाना जाता था? क्योंकि आपको पता है भारत के उत्तरी भाग में आर्य रहते थे। आर्य लोगों के कारण भारत को आर्यवर्त कहा गया। और
उसके बाद आपको पता है आर्यों का एक शक्तिशाली राजा हुआ भरत। भरत राजा हुआ और इस भरत के नाम पे बाद में हमारे देश को भारतवर्ष नाम दिया गया। तो आप समझे, भारत का प्राचीन नाम जो है वो आर्यवर्त था। आर्यवर्त इसलिए दिया गया कि भारत के उत्तर में आर्य निवास करते थे, आर्य लोग, और उन आर्यों का एक शक्तिशाली राजा हुआ भरत, और उस भरत के राज्य को बाद में भारतवर्ष नाम दिया गया और यहीं से हमारा भारतवर्ष शुरू हुआ। इसके बाद हम बात करें तो भारत में ईरानी आए। ईरानी आप मानचित्र में देखोगे तो पाकिस्तान, इसके बाद ईरान इराक इधर होता है, तो वो इधर से आते हैं। और यहाँ भारत में सबसे पहले जो आज पाकिस्तान में सिंधु नदी बहती है वो सिंधु नदी बहती थी। तो उस सिंधु के नाम पे आपको पता हो तो ईरानी लोग जो भारत में आए उन्होंने इस सिंधु घाटी को, सिंधु की जो घाटी है, घाटी का मतलब मैदान, सिंधु घाटी को उन ईरानियों ने हिंद घाटी कहा। क्या कहा? हिंद घाटी। सिंधु नदी को हिंद नदी और सिंधु घाटी को हिंद घाटी कहा। किसने कहा? ईरानियों ने। ईरानियों ने इसको हिंद घाटी कहा और इस देश को, इस पूरे देश को क्या कहा? हिंदुस्तान। तो आपके ये भी बात समझ में आ गई कि भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? तो भारत को हिंदुस्तान कहा ईरानियों ने। किसने कहा? ईरानियों ने। इसके बाद भारत में यूनानियों की बात करते हैं। यूनानी जो थे, यूनानी कौन थे ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो हमारा मानचित्र है, जो भूमध्य सागर के तट के आसपास वाले जो देश हैं, जो स्पेन है, आपका फ्रांस है, यहाँ इटली है, यहाँ पहले रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य से और पहले यूनानी साम्राज्य था और वहाँ के लोगों को यूनानी कहा गया। और वो यूनानी जो थे उन्होंने हमारी सिंधु नदी को, उस समय सिंधु नदी भारत की थी, अभी पाकिस्तान में है। सिंधु नदी को उन लोगों ने इंडस कहा। क्या कहा? इंडस। सिंधु नदी को क्या कहा? इंडस। और इस देश को क्या कहा? इंडिया। हम बिना सोचे समझे ये बात बता देते हैं कि भारत को इंडिया जो नाम है वो किसने दिया? भारत को इंडिया नाम किसने दिया? अंग्रेजों ने। गलत बात। यूरोपियन लोगों ने दिया, ये बात सही है, लेकिन यूरोपीय लोगों में भी किसने दिया? यूनानियों ने, क्योंकि यूनानी साम्राज्य के जो लोग थे उनको यूनानी कहा गया। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा और इस देश को इंडिया कहा। तो आपने देखा हमारे देश के नाम की यदि हम बात करें तो प्राचीन सबसे नाम आर्यवर्त था। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में आर्य लोग रहते थे। उनका एक शक्तिशाली शासक हुआ भरत और भरत के नाम पे हमारे देश को नाम दिया गया भारतवर्ष। इसके बाद ईरानियों ने भारत में जो सिंधु नदी है उस समय के भारत में, अब पाकिस्तान में है, उस सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और सिंधु घाटी को हिंदू घाटी कहा और इस देश को हिंदुस्तान कहा। तो भारत को हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा और इस देश को इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया। इसके बाद हम अगली बात पे चलते हैं। अगली बात पे चलें तो हम सबसे पहले बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की। भारत जो देश है उसका क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो सामान्यतः आप ये बता सकते हो कि भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। और एकदम एक्यूरेट आप जानना चाहो तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। सामान्यतः 32.87 लाख है, एक्यूरेट 32,87,263 है। आजकल ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, भारत का क्षेत्रफल पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग मील है। वर्ग मील, ये दो अलग अलग इकाई होती हैं, अलग अलग इकाई होती हैं। आपको पता भी होगा इंच, इंच वाली जो इकाई होती है इंच, इंच से आपकी फिट बनती है, इंच से आपकी फिट बनती है और फिट से गज बनते हैं और गज से फरलोंग बनते हैं और
8 फरलोंग में एक मील होती है, मील। और एक मील की बात करें तो उसमें 63,360 इंच होती हैं। 63,360 इंच की एक मील होती है। एक तो ये इकाई होती है, दूसरी इकाई होती है सेंटीमीटर के। सेंटीमीटर वाली इकाई जो होती है उसमें 1,00,000 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है। और ये दोनों इकाइयों में आपसे क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। तो भारत का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है? भारत का क्षेत्रफल 12,69,219। भारत का क्षेत्रफल 12,69,219 वर्ग मील है, वर्ग मील है। भारत का क्षेत्रफल 12,69,219 वर्ग मील है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत विश्व के कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ है? 2.4% भाग पर फैला हुआ है। भारत विश्व के 2.4%, 42% भाग पे फैला हुआ है। और इसके बाद हम देखें तो आपको पता है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी कि भारत से क्षेत्रफल में 6 बड़े देश हैं। तो यहां आप इन देशों का क्रम देख सकते हो। देखो, भारत का यदि हम क्रम देखें तो हमारे सामने ये क्लियर आ जाएगा कि विश्व में सबसे बड़ा जो देश है वो सबसे बड़ा देश है रूस। दूसरा बड़ा देश है कनाडा। तीसरा बड़ा देश है यूएसए। और चौथा बड़ा देश है चीन। गाइडों में 3 नंबर पे बड़ा देश चीन लिखा होता है, एनसीईआरटी में यूएसए लिखा होता है, तो यूएसए के अकॉर्डिंग पढ़े। 5 नंबर पे बड़ा देश होता है ब्राजील। 6 नंबर पे बड़ा देश होता है ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर पे आपको पता ही है भारत। और 8 नंबर पे बड़ा देश होता है अर्जेंटीना। 9 नंबर पे आपका बड़ा देश होता है कजाकिस्तान। और 10 नंबर पे बड़ा देश होता है अल्जीरिया। अल्जीरिया। एक तो आप यहां से ऐसे समझ सकते हो कि भारत से ये 6 देश ऐसे हैं जो बड़े हैं, बाकी विश्व में जितने भी बड़े देश हैं सारे भारत से छोटे हैं। और भारत से जस्ट छोटा देश कौन है? अर्जेंटीना। यहां से आप एक और चीज भी समझ सकते हो, और वो क्या है कि जैसे रूस कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है नहीं सर एशिया में भी है। मानना कि लगभग रूस का 2/3 भाग एशिया में है और 1/3 भाग यूरोप में है। लेकिन रूस की जो राजधानी है मॉस्को, वो मॉस्को जो राजधानी है वो कहाँ स्थित है? तो वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और देश जो होते हैं वो एक राजनीतिक इकाई होते हैं, और इसलिए रूस जो है वो यूरोप महाद्वीप का देश है। तो आपसे कोई पूछ ले यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। कनाडा और उत्तरी अमेरिका दोनों, कनाडा और यूएसए दोनों उत्तरी अमेरिका में। तो आपसे कोई पूछ ले उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा क्षेत्रफल में। दूसरा बड़ा देश यूएसए। चीन कहां है? एशिया में। तो यहां से आपका प्रश्न बन सकता है, क्योंकि इससे पहले एशिया का कोई देश नहीं आया। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? चीन। ब्राजील कौन से महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका में। तो ये आपका अगला क्वेश्चन बन गया कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? ब्राजील। ऑस्ट्रेलिया खुद देश भी है, महाद्वीप भी है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत, तो भारत देखो एशिया महाद्वीप का दूसरा बड़ा देश भारत आया है। तो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा देश कौन है? भारत। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का आ गया, तो दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा देश कौन है? अर्जेंटीना। इसके बाद एशिया महाद्वीप का तीसरा बड़ा देश कौन है? कजाकिस्तान, क्योंकि इससे ऊपर एशिया महाद्वीप में 3 नंबर पे कोई देश नहीं आया। और अल्जीरिया जो है वो अफ्रीका में है। तो आपका अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? अल्जीरिया। तो इस प्रकार आपके विश्व के बड़े देशों की भी जानकारी हो गई और भारत से बड़े देशों की बात हो गई। अब हम भारत के क्षेत्रफल से इन देशों की तुलना करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि रूस जो है वो भारत से 5.5 गुना बड़ा है।
रूस भारत से कितना बड़ा है? 5.5 गुना। इसके बाद आप बात करो तो कनाडा, यूएसए और चीन, कनाडा, यूएसए और चीन, ये तीनों भारत से 3 गुना बड़े, यानी 3 गुना बड़े, क्योंकि इनका आकार लगभग बराबर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये तीनों देश भारत से 3 गुना बड़े हैं, और ये थोड़े ही बड़े हैं तो गुणा में नहीं बता पाएंगे हम इनको। फिर हमारा प्रश्न बनता है क्या कि भारत जो है, हमारा देश भारत, वो भारत किन देशों से बड़ा है? भारत किन देशों से बड़ा है? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। भारत पाकिस्तान से कितना बड़ा है? 4 गुना। फ्रांस से कितना गुना है? 6 गुना बड़ा है। फ्रांस के बाद जर्मनी से कितना गुना बड़ा है? 9 गुना। जापान से कितना गुना बड़ा है? 9 गुना। आपको पता भी होगा जापान लगभग राजस्थान के बराबर है, और राजस्थान भारत के 10% भाग पे फैला हुआ है। तो जापान जो है उससे भारत कितना बड़ा है? 9 गुना। इसके बाद आप बात करोगे इंग्लैंड से भारत कितना गुना बड़ा है? 14 गुना बड़ा है। और एक देश की हम और बात कर लेते हैं, बांग्लादेश की। बांग्लादेश से भारत कितना बड़ा है? 23 गुना बड़ा है। 23 गुना बड़ा है। तो यहां पर हमने 2 तरीके की बात की कि भारत से कौन सा देश बड़ा है। भारत से रूस 5.5 गुना बड़ा है, कनाडा, यूएस से चीन 3 गुना बड़े हैं, और भारत किन से बड़ा है? पाकिस्तान से 4 गुना, फ्रांस से 6 गुना, जर्मनी से 9 गुना, जापान से 9 गुना, इंग्लैंड से 14 गुना, और बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा भारत है। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो अक्षांश और देशांतर की करेंगे। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि भारत किन अक्षांशों में स्थित है। सबसे पहले आप एक मानचित्र लेंगे ऐसा, और उस मानचित्र में आप सबसे पहले देखेंगे भारत कहां से शुरू होता है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो यहां से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से। याद रखें, भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है वो इस ग्रेट निकोबार में स्थित है, और नाम है इंदिरा बिंदु। इंदिरा बिंदु जो है ये अंडमान और ये आपका निकोबार, इन दोनों को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, आपको पता भी होगा। और इस निकोबार का ग्रेट निकोबार द्वीप और उसमें स्थित इंदिरा बिंदु, ये इंदिरा बिंदु भारत के 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर में स्थित है। यानी कि इससे इंदिरा बिंदु नीचे है। बिल्कुल सही बात है भाई, लगभग 2 डिग्री अक्षांश 222 किलोमीटर के आसपास नीचे है, और यहां से शुरू होता है। तो अब आपसे कोई प्रश्न पूछ ले भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो आप 8 डिग्री 4 मिनट से बताओगे, नहीं कि 6 डिग्री 4 मिनट से। जब आपसे पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर है, तो आप बताओगे 6 डिग्री 4 मिनट पे है, नहीं तो आप 8 डिग्री 4 मिनट बताओगे। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से कहां तक स्थित है, तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप इसमें से 8 डिग्री 4 मिनट घटा दो। आप घटाओगे तो आपके सामने ये 2 डिग्री और ये 29 डिग्री 2 मिनट आ गया। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 29 डिग्री 2 मिनट। राइट बात है। अब यहां हम ये भी बात कर लेते हैं कि ये भारत का उत्तरी भाग और ये भारत का दक्षिणी भाग। तो भारत का यहां उत्तरतम जो बिंदु है वो कौन सा है? तो भारत का यहां उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। यहां आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो बात समझनी है वो कोल क्या होता है ये समझनी है, क्योंकि आप देखते हो इंदिरा कोल भारत का उत्तरतम बिंदु है और इंदिरा बिंदु भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इंदिरा कोल जो होता है ये हिमानी द्वारा निर्मित दर्रा होता है।
पानी की नदी जब कोई आर पार रास्ता बनाती है तो उसको दर्रा कहते हैं, और बर्फ की नदी जब कोई आर पार रास्ता बनाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? हिमानी। तो ये हिमानी द्वारा निर्मित एक दर्रा है। इसके बाद हम देखते हैं भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा बिंदु हो गया, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन होगा? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु यहां होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। आपको यहां पे भी दो बातें ध्यान रखनी है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा बिंदु। और कोई पूछे भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु कौन है? तो कन्याकुमारी। मुख्य भूमिका कन्याकुमारी, और दक्षिणतम मतलब सबसे साउथ में कौन है? तो इंदिरा बिंदु। ये आपकी बात है। उसके बाद आप देखोगे तो भारत उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है? 3214 किलोमीटर। कितना लंबा है? 3214 किलोमीटर। तो आपके समझ में है, भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के मध्य फैला हुआ है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट है। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल है। दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा बिंदु है। और मुख्य भूमिका जो बिंदु है वो कौन सा है? मुख्य भूमिका कन्याकुमारी है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत जो है उसका देशांतरीय विस्तार कितना है। तो आप देखोगे कि भारत यहां 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, और इधर यहां भारत का ये वाला बिंदु है, भारत 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है। तो आप इनका भी विस्तार निकाल सकते हो। 97 डिग्री 25 मिनट में से आप 68 डिग्री 7 मिनट घटा दो, तो जैसे आप घटाओगे 29 डिग्री 18 मिनट आ गया। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 29 डिग्री 2 मिनट। और देशांतरीय विस्तार कितना है? 29 डिग्री 18 मिनट। भारत, यहां ध्यान दें, भारत का देशांतरीय विस्तार ज्यादा है और अक्षांशीय विस्तार कम है। जबकि जब आप भारत की लंबाई और चौड़ाई देखोगे, लंबाई ज्यादा है, और यहां चौड़ाई की बात करें तो भारत की चौड़ाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो ये आपकी बात थी। अब इसका कारण भी बता दूं कि भारत जो है वो विषुवत रेखा से थोड़ा ऊपर स्थित है, और थोड़ा ऊपर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी कम हो जाती है। इसीलिए देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार लगभग बराबर होने के बावजूद आपकी देशांतरीय जो चौड़ाई है वो कम है, क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी घट जाती है। यहां आपको दो बातें और देखनी है कि भारत का पश्चिमी बिंदु कौन है। तो भारत का यहां पश्चिमी बिंदु देखें आप, तो सर क्रीक भारत का पश्चिम बिंदु है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित भी है। और यहीं पे एक और स्थान है गौर माता। तो आपको ऑप्शन में यदि सर क्रीक ना मिले तो आपका पश्चिमी बिंदु जो है वो गौर माता भी हो सकता है। इसके बाद भारत के पूर्वी बिंदु की बात करें तो यहां पूर्वी बिंदु जो होता है वो वांगलू होता है। वांगलू अरुणाचल प्रदेश में वांगलू यदि ऑप्शन में नहीं हो तो कीबीथू। ये कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि आप बहुत बड़े क्षेत्र में से कोई छोटा नाम उठा सकते हो। तो भारत का पूर्वी बिंदु कीबीथू है या वांगलू है, और पश्चिमी बिंदु जो है वो सरक्रिक या गौर माता है। अब आपने एक चीज देखी कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के मध्य स्थित है। अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट है। देशांतर की बात करें तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य स्थित है, और विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट है। भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 3214 है। पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। भारत का पूर्वी बिंदु वांगलू या कीबीथू है। पश्चिमी बिंदु सरक्रिक या गौरमाता है।
उत्तरी बिंदु इंद्राकोल है और दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु है और मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है। अब ये मानचित्र मैंने आपको जो बताया, यहां पे आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, भारत के किस राज्य से 68 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है? किस राज्य से 68 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है? तो किसी से नहीं। क्यों? क्योंकि 68 डिग्री पहले आएगा, इधर तो बढ़ रहे हैं, तो 68 डिग्री के बाद 7 मिनट आएगा, इसलिए भारत से 68 डिग्री किसी राज्य से नहीं गुजरता। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए 69 डिग्री किस राज्य, 69 डिग्री देशांतर 69 डिग्री देशांतर किस राज्य से गुजरता है? गुजरात से। ऐसे ही आपसे यहां पूछा जाएगा 97 डिग्री किस राज्य से गुजरता है? तो 97 डिग्री से पहले है, तो पहले है तो 97 डिग्री अरुणाचल प्रदेश। आप 97 डिग्री 25 मिनट के बाद अगला पूछ ले 98 डिग्री भारत के किस राज्य से गुजरेगा? किसी से नहीं। ऐसे ही आपको देखना है कि आपको कोई पूछ ले कि भारत के किस राज्य से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से गुजरता है। ये आपके ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद में आपको थोड़ी सी बातें और बताता हूं, वो और सुने। हम इसके बाद जो बात करेंगे वो भारत के कर्क रेखा की बात करेंगे। भारत में कर्क रेखा कहां से गुजरती है, कहां से क्या होता है? तो आप मानचित्र को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत से 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है कर्क रेखा, वो कहां से गुजरता है? तो ये भारत में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत को लगभग 2 भागों में भी विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होके जाती है, 8 राज्यों से होके जाती है। तो आप 8 राज्य देखें। पहला गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान, 26 किलोमीटर कर्क रेखा राजस्थान में है। इसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आप देखते हो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिमी बंगाल, और ये 2 राज्य ये हो गए, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम। तो इस प्रकार कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। आपको थोड़ा लिखित में भी मैटर बता देता हूं। कर्क रेखा होती क्या है तो आप देखेंगे तो कर्क रेखा जो होती है भी, कर्क रेखा वो किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होता है उसको कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, यानी भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? 8। तो आप देखेंगे गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और उसके बाद त्रिपुरा व मिजोरम। इन 8 राज्यों से, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। आजकल ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो आपको पता है रांची, रांची जो है वो एकदम कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। आप मानचित्र में देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। आप भारत की भूगोल पढ़ने के लिए एक ऑक्सफोर्ड की एटलस जरूर खरीद लें। एटलस खरीदोगे तो उसमें आपको मानचित्रों की जानकारी मिलेगी, आपको अच्छा समझ में आएगा। इसके बाद हम बात करें तो ये तो कर्क रेखा के ऊपर हो गया। अब बात होती है निकटतम। ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि निकटतम नगर कौन सा है, तो आपको एक नगर आसपास का दे देंगे, बाकी दूर के दे देंगे। निकटतम नगर की बात करें तो गांधीनगर, गांधीनगर जो है वो कर्क रेखा के निकट स्थित है गुजरात में।
उसके बाद भोपाल, आप मानचित्र में कर्क रेखा खींच के देखोगे तो आपको दिखेगा भोपाल नजदीक स्थित है। इसके बाद आप बात करो तो दुर्गापुर, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में जो कर्क रेखा के एकदम ऊपर ही स्थित है, नजदीक स्थित है। और फिर आप देखोगे तो उज्जैन, एमपी में उज्जैन कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। और एक रतलाम, मध्य प्रदेश में रतलाम, ये सब नगर ऐसे हैं जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित हैं। अब आपको एक बात का और पता होना चाहिए, और वो ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 गोलार्ध होते हैं। ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, और ये आपकी 66.5 डिग्री। ऐसे ही 23.5 डिग्री नीचे और 66.5 डिग्री और 90 डिग्री। जैसे आप देखोगे तो आपको यहां एक चीज जो देखने में मिलेगी वो क्या मिलेगी कि 23.5 से 23.5 के बीच वाला भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि सूर्य इस मकर रेखा से कर्क रेखा के मध्य में ही सीधा चमकता है, इसके बाद सीधा नहीं चमकता। तो यहां वर्ष भर गर्मी रहती है, तो ये उष्ण कटिबंध होता है। इसके बाद जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा तो यहां गर्मी हो जाएगी और यहां सर्दी हो जाएगी। और जब सूर्य यहां आ जाएगा तो यहां गर्मी हो जाएगी, यहां सर्दी हो जाएगी। तो ये ऐसा भाग होता है जब गर्मी और सर्दी दोनों होती हैं, तो ये आपका शीतोष्ण कटिबंध होता है। नीचे भी शीतोष्ण कटिबंध होता है, और ध्रुवों के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो शीत कटिबंध होता है। तो पृथ्वी पर ये 3 ताप कटिबंध होते हैं। तो आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भारत किस कटिबंध में स्थित है? तो अभी आपने देखा भारत के कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती, इसका मतलब भारत यहां स्थित है। तो भारत का आधा भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है और आधा भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। सामान्यतः भारत को उपोष्ण कटिबंध का देश मानते हैं। बात समझ में आई? कर्क रेखा की बात क्या थी? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची है। निकटतम नगर हैं गांधीनगर, भोपाल, दुर्गापुर, उज्जैन और रतलाम। और भारत कर्क रेखा बीच से गुजरने के कारण दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध में और उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? इसके बाद हम बात करेंगे भारत की मानक समय रेखा की। भारत की मानक समय रेखा। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि मानक समय रेखा होती क्या है। भारत की समय रेखा की हम बात करेंगे तो आप पहले तो ये समझे मानक समय रेखा क्या होती है। समय 2 प्रकार का होता है। जब आपके सिर के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है, जैसे सिर एकदम ऊपर चमके और नो शेड बने, नो शेड मतलब छाया नहीं बने, तो सूर्य सीधा चमक रहा होता है। और उस समय आपके उस स्थान पे दोपहर के 12 बजते हैं। ये जो समय होता है ये स्थानीय समय होता है। क्या होता है? स्थानीय समय। जब सूर्य आपके सिर के ऊपर एकदम सीधा चमके और आपकी परछाई ना बने तो स्थानीय समय के 12 बजे होते हैं। लेकिन हमारी घड़ी में समय अलग होता है। क्यों? क्योंकि इतना मान लो जो भी देश है, भारत देश की हम बात करें तो भारत में कहाँ 12 बजे, तब हम हमारी घड़ी में 12 बजाएं, इसको निर्धारित करने के लिए प्रत्येक देश अपनी मानक समय रेखा बनाता है। क्या बनाता है? मानक समय रेखा बनाता है। तो जो देश जितना बड़ा होता है सामान्यतः उसके बीच से मानक समय रेखा खींची जाती है। हमारे देश में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिर्जापुर जो जगह है, वहां पे जब एकदम सूर्य सीधा चमकता है तो भारत में 12 बजते हैं। वहां से भारत का समय लिया गया है। अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुसार कोई भी देश अपना मानक समय जो है वो 7.5 देशांतर के गुणक में ही मानेगा। यानी किसी देश की मानक समय रेखा 7.5 देशांतर के गुणक में ही होनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि एक देशांतर पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट लगती हैं, तो 7.5 में 30 मिनट लगेंगे, यानी आधे घंटे का। तो ये नियम इसलिए बनाया कि जो हवाई यात्रा करते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, उनको समय ज्ञात करने में आसानी रहे। प्रत्येक देश के समय में आधे आधे घंटे के क्रम से, गुणक से अंतर होता है। बांग्लादेश का समय भारत से आधा घंटे पहले है, पाकिस्तान का समय भारत से आधा घंटा पीछे है। यदि ये मिनटों में होता तो आम आदमी को समझ नहीं आता, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है। और इसी कारण भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कई बार आपको समझ में आया होगा कि 82.5 मानक समय रेखा क्यों बनाई, 82 बना लेते, लेकिन 82 नहीं बनाई जा सकती। जो 7.5 से भाग जाएगी वही किसी देश की मानक समय रेखा होगी, ये नियम होता है। तो आप समझें, जैसे ये हमारा भारत है, हम भारत की बात करें तो भारत से 82.5 डिग्री जो रेखा है वो यहां से गुजरती है। ये भारत की मानक समय रेखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सूर्य एकदम सीधा चमकता है तो पूरे भारत में 12 बज जाते हैं। यह समय जो होता है ये मानक समय होता है, मानक समय। आप यदि अपने स्थान का मानक समय और स्थानीय समय में अंतर निकालना चाहते हैं तो आप ये देखें, जब अभी तो आप देख भी सकते हो, जब सूर्य आपके सिर के ऊपर सीधा चमके और आपके सर की परछाई दोनों पैरों के बीच में बने, उस समय आप अपनी घड़ी में समय देखोगे तो जो समय आपके 12 बजे से आगे जाया मिलेगा, राजस्थान हरियाणा की बात करें तो वो जो समय है वो समय मानक समय और स्थानीय समय में अंतर होता है। अब सवाल बनता है कि मानक समय रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के बाद आप देखोगे तो आपके मध्य प्रदेश का थोड़ा सा भाग आ जाता है, फिर छत्तीसगढ़ से, और फिर आपके उड़ीसा से, और फिर ये सीमांध्र का थोड़ा भाग आता है। तो आपको मानचित्र के बाद मैं बताता हूं। मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब 0 डिग्री विश्व की मानक समय रेखा है, उससे 82.5 डिग्री पूर्व में है हम। एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं, तो आप 82.5 को देखो, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, 328 मिनट, और आधे देशांतर की 2 मिनट। इस प्रकार भारत के समय और ग्रीनविच के समय, 0 डिग्री देशांतर के समय में 330 मिनट का अंतर है, और हम ग्रीनविच से पूर्व में, इसलिए समय क्या करेगा? बढ़ेगा। समय क्या करेगा? बढ़ेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत का समय ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। सही बात है। भारत की मानक समय रेखा किस स्थान का सबसे सही समय बताती है? तो आप ये बात भी देखें, भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का सबसे सही समय बताती है। किसका सबसे सही समय बताती है? मिर्जापुर का। गाइडों में नैनी वगैरह लिखा होता है, गलत बात है, मिर्जापुर सही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का हमारी मानक समय रेखा सबसे सही समय बताती है। इसके बाद ये मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? तो आपको पता है, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद सीमांध्र। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की मानक समय रेखा किन राज्यों का सही समय बताती है? तो जिस राज्य से गुजरेगी उसका ज्यादा समय सही होगा, तो इन राज्यों में आप बता सकते हो। इसके बाद एक और विश्व लेवल पे प्रश्न बन सकता है कि भारत का मानक समय किस देश के मानक समय के बराबर है? तो श्रीलंका। भारत का मानक समय श्रीलंका के क्या है? बराबर है, सेम है। भारत
भारत की भी मानक समय रेखा 82.5 है, श्रीलंका की भी 82.5 है। इसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा देशांतर मानक समय रेखा नहीं हो सकता? कौन सा मानक समय रेखा नहीं हो सकता? आपको ऑप्शन दे देंगे, जैसे 82.5 डिग्री पूर्व, दूसरा आपको दे दिया 120 डिग्री पूर्व, तीसरा आपको दे दिया 135 डिग्री पश्चिम, चौथा आपको दे दिया 142 डिग्री पूर्व। तो कौन सा नहीं हो सकता? तो आप देखोगे ये 7.5 से भाग जाएगा तो हो सकता है, ये भी 7.5 से भाग जाता है तो ये भी मानक समय रेखा हो सकती है, ये भी 7.5 से भाग जाता है इसलिए ये भी मानक समय रेखा हो सकती है। और आप याद रखें कि ये 7.5 से भाग नहीं जा रहा, इसलिए ये मानक समय रेखा नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। तो इस प्रकार हमने भारत के मानक समय रेखा की बात की। अब हम अगले वीडियो में इससे आगे की बात दोबारा पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी देश और भारत की बाकी सामान्य बातें।